दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 30 अगस्त 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं। पहला एडिटोरियल, सीज दिस अपॉर्चुनिटी टू इंस्टीट्यूशनलाइज अकाउंटेबिलिटी। देखिए, अगर इंडिया में कोविड-19 के वैक्सीन की अप्रूवल की बात की जाए तो कोवैक्सीन, कोविशील्ड और आपका स्पुतनिक, इनको तो अप्रूवल देखिए मिल ही गया है। रही बात बाकी वैक्सीन की, तो मॉडर्ना को भी अप्रूवल दिया जा चुका है, जॉनसन एंड जॉनसन को भी अप्रूवल दिया जा चुका है। लेकिन क्या मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को इंडिया में लोगों को दिया जा रहा है? क्या फाइजर की वैक्सीन को इंडिया में लोगों को दिया जा रहा है? जवाब है नहीं, नहीं दिया जा रहा है। क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्यों हम लोग अप्रूवल देने के बाद भी, इन कंपनी से बातचीत करने के बाद भी, इन कंपनीज के पास स्टॉक्स होने के बाद भी मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन और फाइजर की एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में नहीं शुरू कर पाए? इनके रीजंस को इस आर्टिकल में खंगालने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका द अफगान थिएटर एंड जजीज इंडियाज रिस्पॉन्स। देखिए, ये पर्टिकुलर आर्टिकल है चिन्मया आर गारे खान साहब का। ये इंडियन फॉरेन सर्विसेज से रिटायर्ड है और एक बड़ा ज़बरदस्त व्यू पॉइंट इन्होंने दिया हुआ है। इंडिया ने अपनी एम्बेसी को निकाल लिया अफगानिस्तान से, तालिबान के डर के मारे। क्यों निकाल लिया? इसमें इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में क्या गलती रही है, इसको पॉइंट आउट किया गारे खान साहब ने। और यहाँ पे ओपनली इन्होंने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को पॉइंट आउट किया है। इन्होंने बताया कि इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को काफ़ी हद तक यूएस के सबसर्वेंट कर लिया था। हमने अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं की, सारे प्लेयर्स के साथ इंगेज नहीं किया, एथिक्स और मॉरलिटी में घुसे रह गए। तो उसके चलते ओवरऑल अब अफगानिस्तान में हम एक मेजर प्लेयर की तरह नहीं नजर आ रहे हैं। तो क्या पॉइंट्स बता रहे हैं, इनको भी देखेंगे। फिर हिमालयन रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात करो, खासकर जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो डैम और रिजर्वायर बनाने वाली बात है हिमालय में, इसके ऊपर क्या बातचीत हो रही है, सरकार का क्या स्टैंड है और वो सरकारी स्टैंड कितने लंबे समय तक रहने वाला है, इसके ऊपर एक व्यू पॉइंट दिया हुआ है। इस व्यू पॉइंट को देखेंगे। और फाइनल आर्टिकल, रेप और इनसेंसिटिविटी को लेके। रीजनिंग आजकल बहुत सारे आप देखोगे कि रेप के इवेंट्स अनफॉर्चुनेटली हमको देखने को मिल रहे हैं। 2012 निर्भया केस के बाद, जो कि दिल्ली में हुआ था, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग लॉज लेके आए गए हैं रेप की रोकने के लिए, लेकिन उसके बावजूद हमारे देश में हर 16 मिनट में एक रेप होता है। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि भाई ओवरऑल आप देखो तो हम अपने जो सोसाइटी में होने वाले रेप्स इनको रोक नहीं पा रहे हैं, प्लस इससे एसोसिएटेड जो दकियानूसी माइंडसेट है उसको भी नहीं रोक पा रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल आपका टुवर्ड्स अ मोर ह्यूमन पुलिस फोर्स। इसको मैं किसी और अलग आर्टिकल में डिस्कस करूंगा, यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ये एक जर्नलिज्म से रिलेटेड आर्टिकल आता है, इसकी हम बात नहीं करते हैं। और फाइनली एक लिटरेचर से रिलेटेड आर्टिकल निकला, इसका हल्का फुल्का व्यू पॉइंट मैं यहीं आपको दे देता हूँ। एक्चुअली में दिल्ली यूनिवर्सिटी में रिसेंटली महाश्वेता देवी की एक छोटी स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है, द्रौपदी। इसको सिलेबस से हटा दिया। किसके सिलेबस से? बीए इंग्लिश ऑनर्स के सिलेबस से। फिर दो दलित राइटर्स हैं, बामा और सुकिर थारिनी, इनके लिखे हुए जो भी आपके लिटरेचरी वर्क्स थे उनको भी सिलेबस से हटा दिया गया है बीए इंग्लिश के। तो ओवरऑल लिटरेचर के सिलेबस से इस प्रकार के ऑथर्स को हटाना, इसके अगेंस्ट ऑथर यहाँ पे बात कर रहा है। कुणाल रे साहब ने इस आर्टिकल को लिखा है। ये लिटरेचर और कल्चरल स्टडीज पढ़ाते हैं फ्लेम यूनिवर्सिटी पुणे में। इनका फिर ये लॉजिक दे रहे हैं कि भाई देखिए, एक क्लासरूम में लिटरेचर का पर्पस क्या है? तो लिटरेचर का पर्पस केवल एग्जाम क्वालिफाई करना नहीं है। लिटरेचर का पर्पस ये नहीं है कि आप पुरानी कहानी लोगों को सुना दो। लिटरेचर का पर्पस ये है कि आप हमारी हिस्ट्री को समझो, हमारी सोसाइटी को समझो, हमारी सोसाइटी के सामने क्या चैलेंजेस है उनको समझो। इसके बेसिस पे लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आएगी और उससे इंक्लूजन, डाइवर्सिटी और इक्वलिटी सोसाइटी में बढ़ेगी। तो इस कंटेक्स्ट में यहाँ पे ऑथर इस डिसीजन को क्रिटिसाइज कर रहा है कि आपने ये जो द्रौपदी नाम की शॉर्ट स्टोरी है महाश्वेता देवी की, इसको हटा दिया। आपने बामा और सुकिर थारिनी के जो भी लिटरेरी वर्क्स हैं इनको हटा दिया। और एक हवा इसको इस बात पे भी दी जा रही, चूंकि ये दलित राइटर्स हैं, दलित राइटर्स के द्वारा लिखे गए आपने लिटरेरी प्रोजेक्ट्स को हटा दिया। तो ये सही नहीं है हमारी लिटरेरी हिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो अब इसके सपोर्ट में भी आप बोल सकते हो, काउंटर में भी आप बोल सकते हो। एक छोटा सा देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कस करने को था नहीं, ये न्यूज़ टाइप की थी जो कि मैंने आपको बता दी। जो 4 आर्टिकल्स में डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ, उसमें काफ़ी कुछ है डिस्कस करने को। अपने मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं, देखते हैं वो किसने किसने ज्वाइन किया है। तो संतोष प्रजापति ने हमको ज्वाइन किया है, अतुल कुमार ने हमको ज्वाइन किया है, फयाज शेख ने हमको ज्वाइन किया है, विनय रावत ने हमको ज्वाइन किया है, कविता ईश्वर ने हमको ज्वाइन किया है और सुल्तान शेख ने हमको ज्वाइन किया है। तो सुल्तान शेख, कविता ईश्वर, देन विनय रावत, फयाज शेख, अतुल कुमार, संतोष प्रजापति। थैंक यू सो मच गाइज एंड गर्ल्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसिस्टेंट सपोर्ट। आपके सपोर्ट से काफ़ी हेल्प मिलती है।
थैंक यू वंस अगेन। चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के इस डिस्कशन को। सबसे पहला आर्टिकल जो डिस्कस कर रहे हैं वो है सीज दिस अपॉर्चुनिटी टू इंस्टीट्यूशनलाइज अकाउंटेबिलिटी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए। देखिए इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और arshiddevi.com पे जाके आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। हर चीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर ज्वाइन कर सकते हैं तो ज्वाइन बटन जरूर दबाइए। चलिए बात करते हैं कोविड-19 की वैक्सीन की। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दे दिया है। किसको किसको? तो मॉडर्ना को भी मिल चुका है, जॉनसन एंड जॉनसन को मिल सकता है। मॉडर्ना को मिला था एंड जून में, जॉनसन एंड जॉनसन को मिला था अर्ली अगस्त में। और इंडिया के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया फाइजर बायोएनटेक की mRNA वैक्सीन की 5 से 10 करोड़ डोजेस मंगा सकता है। कुछ डोजेस इस फाइजर की कोवैक्स मैकेनिज्म के थ्रू भी मिल सकती है इंडिया को, ठीक है ना। कोवैक्स मैकेनिज्म कौन सा? कॉलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन, गावी और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब गावी ने, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने और कॉलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन ने मिलकर जो कोवैक्स मैकेनिज्म बनाया है, इससे दुनिया भर की जो भी डिसएडवांटेजेस कंट्रीज हैं उनको भाई वैक्सीन दी जा सकती है। तो इंडिया को भी वैक्सीन मिल सकती है फाइजर की इसके चलते। बट प्रॉब्लम है यहाँ पे, भले ही फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन, इनकी सप्लाई वगैरह अवेलेबल है, लेकिन तब भी इंडिया में इनको एडमिनिस्टर नहीं किया जा रहा। बहुत सारे लोग होंगे आप इंडिया में जो कि इस प्रकार की वैक्सीन का इंतजार कर रहे थे, इनको लगाई जाएंगी, बट अब तक इन वैक्सीन का एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में शुरू नहीं हुआ है। तो सरकार इनको अप्रूवल दे चुकी है, ये कंपनीज बेचने को तैयार है इंडिया में, तो अब तक इंडिया में क्यों नहीं मिल रही है वैक्सीन? उसकी प्राइमरी वजह है इंडियन गवर्नमेंट्स इन डिसीजन ऑन रिक्वेस्ट फॉर इंडेमनिटी फ्रॉम दोज मैन्युफैक्चरर्स। मतलब कि ये वैक्सीन चाहती हैं, ये वैक्सीन कंपनीज चाहती हैं कि अगर इनकी वैक्सीन इंडियन मार्केट में बिकती है और उसके बाद कोई AEFI हो जाता है, मतलब एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन हो जाता है, कि वैक्सीन देने के बाद किसी की मौत हो गई या कोई बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि बड़ी प्रॉब्लम हो गई उस बंदे को, तो ऐसे केसेस में ये वैक्सीन अपने हाथ खड़े कर लेंगे और बोलेंगे भाई हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम आपको किसी भी प्रकार का कंपनसेशन नहीं दे पाएंगे। भारत सरकार ने बोला अरे ऐसे कैसे भाई, कंपनसेशन तो आपको देना पड़ेगा। तो इन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स ने बोला कि देखिए हमारी वैक्सीन का एडमिनिस्ट्रेशन कितनी भी कंट्रीज में चल रहा हो, इंक्लूडिंग USA, हमें किसी भी प्रकार की इंडेमनिटी नहीं देनी है। तो अगर इंडिया में भी आप चाहते हैं कि हमारी वैक्सीन आपके लोगों को दी जाए तो आपको हमको इंडेमनिटी वेवर देना पड़ेगा। अब यहाँ पे भारत सरकार फंस गई। यहाँ पे भारत सरकार क्यों फंस गई है? क्योंकि अभी के लिए स्पुतनिक वैक्सीन की बात कर लो, कोविशील्ड की बात कर लो और कोवैक्सीन की बात कर लो, इन तीनों वैक्सीन की कंपनीज के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई एडवर्स इवेंट होता है तो थोड़ा बहुत हर्जाना इन कंपनीज को देना पड़ेगा। तो कल की डेट में अगर फाइजर, मॉडर्ना जैसी वैक्सीन को बिना इंडेमनिटी के अप्रूवल दे दिया गया तो हमारे देश में जो मेन वैक्सीनेशन हो रहा है वो सब चिल्लाने लगेंगे कि भाई उनको इंडेमनिटी वेवर दिया है तो हमको भी इंडेमनिटी वेवर दो। अब अगर आप देखो तो कि जो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया जाता है कोविड-19 की वैक्सीन को, वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज के थ्रू दिया जाता है उनकी सेफ्टी और एफिशिएंसी को देखने के बाद। अब अगर एडवर्स इवेंट्स की बात की जाए फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, तो वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यून थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ये एक सिचुएशन है, VITT, आई एम सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन, और माइकोडार्टिटिस, ये कुछ ऐसे सिचुएशन है जहां पे कभी कभी लोगों की मौत भी हो जाती है। फिर कुछ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स भी होंगे, वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स कुछ दिन बाद ही पता चलेंगे। लेकिन बात यह कि इंडिया में एक सस्टेन वैक्सीन सप्लाई की जरूरत है और फाइजर और मॉडर्ना जैसी वैक्सीन इसको बढ़ा सकती है। अगर आप इंडिया की वैक्सीनेशन ड्राइव को देखो तो नो डाउट हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है, बट ओवरऑल हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है नहीं, हम अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप जनवरी से इसको स्टार्ट करें, 7.5 महीने से थोड़े ज़्यादा गुजर चुके हैं और हमारी टोटल आबादी का 11% पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड है और 35.5% सिंगल डोज से वैक्सीनेटेड है। अगर आप एडल्ट पॉपुलेशन देखोगे तो 50% से ज़्यादा वैक्सीनेट हो चुके हैं, बट पूरे देश की आज़ादी देखोगे तो 35.5% को एक डोज मिली है। वैसे अगर आप सिर्फ एडल्ट पॉपुलेशन देख रहे हैं तो 50% से ज़्यादा लोगों को एक डोज मिल चुकी है। तो सबसे प्रॉब्लम यहाँ पे बड़ी क्या है? इनसफिशिएंट सप्लाई। इनसफिशिएंट सप्लाई होने की वजह से, वैक्सीन अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से हमारा जो वैक्सीन प्लान है वो इतनी तेजी से नहीं चल पा रहा है। तो अगर फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन प्रायोरिटी बेसिस पे इंडिया में आने लगती तो डेफिनेटली हम लोग थोड़ा तेजी से कर पाते वैक्सीनेशन। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि ये हो नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ दिस इंडेमनिटी वेवर।
हालांकि हमारी भारत सरकार ने ऐसे बहुत से स्टेप्स लिए हैं जिससे रेगुलेटरी प्रोसीजर काफी आसान कर दिया गया है। जैसे कोविड-19 की वैक्सीन का फास्ट ट्रैक ऑथराइजेशन हुआ है इंडिया में, तो ऑलरेडी वो वैक्सीन जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में, यूनाइटेड किंगडम में, जापान में, यूरोप में दी जा रही थी, उनको इंडिया में भी अप्रूवल दे दिया गया। तो उसके लिए जो ब्रिजिंग ट्रायल्स से उनके रिक्वायरमेंट्स को वेव ऑफ कर दिया। आप बोलोगे ब्रिजिंग ट्रायल्स क्या होते हैं? तो मान लो यूएसए में फाइजर वैक्सीन दी जा रही है। अब यूएसए के लोगों का जो जेनेटिक मेकअप है और इंडिया के लोगों का जो जेनेटिक मेकअप है वो अलग है। तो यूएसए के लोगों के वाले जेनेटिक मेकअप पे फाइजर अगर पॉजिटिवली इफेक्ट कर रही तो हो सकता है इंडिया के जेनेटिक मेकअप में थोड़ा निगेटिव इफेक्ट करे। तो ओवरऑल इस जेनेटिक मेकअप के कंपैरिजन को देखने के लिए और एक वैक्सीन के अल्टरनेटिव इफेक्ट्स को देखने के लिए एक दूसरी रेस वाली आबादी में ओवरऑल ये ब्रिजिंग ट्रायल्स कराए जाते हैं। पर ब्रिजिंग ट्रायल्स को बोल दिया इंडियन गवर्नमेंट ने कराने की जरूरत नहीं है। फिर मैंडेटरी बैच टेस्टिंग को भी अवॉइड किया। मतलब कुल मिला के इन देशों में यूएस, यूके, जापान, यूरोप वगैरह में जो भी वैक्सीन दी जा रही थी उनको प्रायोरिटी बेसिस पे इंडिया में अप्रूवल दिया गया कि ठीक है भाई आप आओ और दो। लेकिन उसके बाद भी अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं कि फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन इनकी वैक्सीन कब इंडिया में बिकेंगी। और सबसे खास बात यहाँ पे क्या है? इंडेमनिटी की मांग। ये मैन्युफैक्चरर्स बोल रहे हैं कि भैया हमको इंडेमनिटी दो, हमको इंडेमनिटी इस बेसिस पे दो, जो हमारा कंट्री ऑफ इमर्जन है अमेरिका, वहां तक तो हम लोगों को कंपनसेशन दे नहीं रहे, तुम्हारी कंट्रीज में क्या हम लोगों को कंपनसेशन देंगे। ठीक है। अब सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि इसकी कुछ और बातें। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है ना कि जो टोटल वैक्सीन अवेलेबिलिटी है इंडिया में, जो मेन वैक्सीनेशन हो रहा है वो कोवैक्सीन और कोविशील्ड से हो रहा है, कुछ हद तक स्पुतनिक से हो रहा है। तो फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन ये कोई बहुत बड़ी आबादी को यहाँ पे वैक्सीनेट करने वाले नहीं है। एक स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द आबादी को वैक्सीनेट करेंगे। तो स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द आबादी को वैक्सीनेट करने के लिए इनकी वैक्सीन को आपने प्रयोग कर भी लिया और उसके लिए जो मेजरली आपका वैक्सीनेशन चल रहा है कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक, वो बवाल मचाने लगे कि हमको भी इंडेमनिटी दो, तो चीजें काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएंगी। दूसरा बात यहाँ पे ये है कि अगर आप फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स को इंडेमनिटी देते हो तो अभी जो मैन्युफैक्चरर्स वैक्सीन प्रोवाइड कर रहे हैं वो फेयर प्ले रूल के चलते इंडेमनिटी मांगने लगेंगे और ओवरऑल आपको ये पूरा का पूरा वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसेस थोड़ा डिले करना पड़ेगा। इसलिए सरकार के लिए यहाँ पे मुश्किल है। ठीक है ना। एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, इसके चलते इंडेमनिटी तो देखो देनी ही पड़ेगी, ये सरकार का लॉजिक है। ये कंपनी बोल रही है हम देंगे नहीं और उसके चलते वैक्सीन इंडिया में आएंगे। अच्छा, एक और चीज है, अगर मान लो कोई गड़बड़ इवेंट हो जाता है तो भाई पर्टिकुलर इंडिविजुअल को कंपनसेशन देना है। अगर कंपनी कंपनसेशन नहीं दे रही है तो सरकार कंपनसेशन देगी। अब सरकार की किस हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है? देखिए, अगर कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती भी है तो भी सरकार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेड ऑफ नहीं कर सकती। कल की डेट में कोई AEFI होता है तो कंपनी भी रिस्पॉन्सिबल होगी और उतनी सरकार भी रिस्पॉन्सिबल होगी। सरकार को तो किसी ना किसी हाल में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी। प्लस इंडेमनिटी का मतलब ये नहीं है कि उस पर्टिकुलर कंपनी को ब्लैंकेट प्रोटेक्शन मिल गया। अगर कंपनी से फाइजर, मॉडर्ना जैसी और जॉनसन एंड जॉनसन जैसी कंपनीज आके इंडिया में वैक्सीन बनाती हैं, बेचती हैं, और अगर वो कोई डिलिबरेट फ्रॉड करती हैं या नेग्लिजेंस करती हैं तो उस केस में उनको तब भी रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है। तो सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि भाई हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो तो यहाँ पे इंडेमनिटी से वेवर मांगने ही लगेंगे अगर इन कंपनीज को दे दिया जाता है। तो क्या किया जाए, हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक प्रॉपर रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? रिस्पॉन्स के तहत सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये बताई जा रही है कि देखिए, ब्लैंकेट प्रोटेक्शन नहीं है फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन जॉनसन के पास। जब भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देगा ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, अगर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देने के बाद किसी भी तरीके से ये कंपनी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का वायलेशन कर रही है तो इनके ऊपर फाइन लगाए जा सकते हैं, इनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है। दूसरा, जिन लोगों को एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन हुए हैं वो कंज्यूमर कोर्ट और हाई कोर्ट में जाके पिटीशन फाइल कर सकते हैं और उसके चलते वो लोग कंपनसेशन ले सकते हैं। वो अलग बात है कि कंज्यूमर कोर्ट में जब केस जाएगा तो ये जो फाइजर जैसी कंपनी है ये तो जाके बोल देंगे भैया देखो हमको तो इंडेमनिटी मिली हुई है, तो कंपनसेशन देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार के ऊपर आ जाएगी। और तीसरा, अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं और इन अमेंडमेंट्स के चलते इंडिविजुअल कंप्लेंट्स के बेसिस पे क्लास एक्शन सूट शुरू कर सकती है सरकार। मतलब फाइजर और मॉडर्ना जैसी कंपनीज के अगेंस्ट में क्लास एक्शन सूट शुरू कर सकती है भारत सरकार अगर इंडिविजुअल कंप्लेंट्स आती है इन वैक्सीन के अगेंस्ट में। तो बात ये है, अब देखिए ये सब तो कहने की बात है। अगर इंडेमनिटी मांग रही है फाइजर और मॉडर्ना जैसी वैक्सीन तो ये हर चीज से इंडेमनिटी मांग रही है, समझ गए?
हाँ, बात की जाए बाकी कंट्रीज में क्या चल रहा है, तो अमेरिका में एक अमेरिका काउंटर मेजर्स इंजरी कंपनसेशन प्रोग्राम चलाया गया है। ये बात बिल्कुल सही है कि फाइजर और मॉडर्ना जैसी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को अमेरिकन मार्केट्स में इंडेमनिटी मिली हुई है। जी हाँ, इनको इंडेमनिटी मिली हुई है और वहां पे अमेरिका काउंटर मेजर्स इंजरी कंपनसेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिनके चलते ओवरऑल वहां पे इंडेमनिटी मतलब जो भी कंपनसेशन है वगैरह वो दिया जाएगा। इस प्रकार की स्कीम्स यूके, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, सिंगापुर में भी चल रही हैं, जहां पे सरकार ने कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है ओवरऑल अगर कोई साइड इफेक्ट आता है तो उसका कंपनसेशन देने की। भारत सरकार को भी यहाँ पे एक रिकैलिब्रेटेड अप्रोच लेने की जरूरत है, लीगल सेफगार्ड को इंस्टीट्यूशनलाइज करने की जरूरत है। अब यहाँ पे तो ऑथर ने बोल दिया लीगल सेफगार्ड को इंस्टीट्यूशनलाइज करो, बट कैसे इंस्टीट्यूशनलाइज करो? फाइजर और मॉडर्ना तो सीधे सीधे पूरा का पूरा इंडेमनिटी वेवर मांग रही है। भारत सरकार के बस की होती कि इंडेमनिटी वेवर रख के ओवरऑल ये वैक्सीन को अप्रूवल दे दो, तो अब तक दे ही देते, बट ये हो नहीं पा रहा है ना यहाँ पे। तो सिचुएशन सरकार के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो थोड़ी मुश्किल है। अब देखते हैं आगे क्या निकल के आ रहा है, यही इस आर्टिकल में बताया गया। नेक्स्ट बात करते हैं द अफगान थिएटर एंड जजिंग इंडियाज रिस्पॉन्सेज। क्लोजिंग द एम्बेसी इन काबुल डज नॉट फॉल अमंग द क्वेश्चनेबल डिसीजंस इन द कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी स्टांस। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है ऑथर, भैया रिसेंटली इंडियन एम्बेसी को काबुल अफगानिस्तान से इवैक्यूएट कर लिया इंडिया ने। अब कुछ लोगों ने इस पर्टिकुलर स्टैंड को क्वेश्चन किया कि भैया आपने हमारी एम्बेसी स्टाफ को क्यों निकाल लिया। जब तालिबान ये बोल रहा था इंडियन गवर्नमेंट को कि भाई अपनी एम्बेसी के लोगों को आप यहाँ रखो, तो आपने क्यों निकाला? चाइना ने, रशिया ने, ईरान ने, सबने अपनी एम्बेसी को मेंटेन करके रखा अफगानिस्तान में तालिबान के बावजूद, आपने अपने लोगों को निकाल लिया। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे सरकारी स्टैंड को क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप कैसे ये कर सकते हैं। Why you had pull out the Indian diplomatic staff from Kabul, अफगानिस्तान? जबकि चाइना, रशिया, ईरान तो खार एक ऐसी कंट्री है जो कि एक शिया मेजॉरिटी नेशन है, मतलब मुस्लिम्स में शिया मेजॉरिटी नेशन है ईरान। और अफगानिस्तान का ये जो तालिबान ग्रुप है ये सुन्नी मेजॉरिटी है, और शिया सुन्नी विवाद आपको पता है नहीं बनती है दोनों की। उसके बाद भी एक शिया मेजॉरिटी कंट्री एक सुन्नी मेजॉरिटी वाले तालिबानी ग्रुप के साथ मिलके बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, और ओवरऑल उन्होंने एम्बेसी मेंटेन कर रखी, तो इंडिया क्यों नहीं मेंटेन कर सकता था ये? प्लस चलो अगर हम अपनी एम्बेसी नहीं मेंटेन कर सकते तो ये कंज्यूलर ऑफिस मेंटेन कर रखे थे। यूएस, यूके के जो डिप्लोमेट्स थे, आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड किंगडम का जो डिप्लोमेट थे, एम्बेसडर थे, वो एंड तक रुके हुए थे अफगानिस्तान में। तो जब आखिरी जत्था गया तो उसके साथ यूके के एम्बेसडर भी वापस आए। तो साफ बात यहाँ पे ये उठती है कि तालिबान के डर के मारे एकदम से ये जो इंडियन एम्बेसी थी इसने खाली क्यों कर लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे मेन चीज बताइए, और ये मेन चीजें बड़ी सही जबरदस्त बता रखी हैं। नॉर्थर ने बताया कि देखिए इंडिया अफगानिस्तान में एक मेजर पावर नहीं है। सबसे खास बात ये है हमने एक इंडिपेंडेंट और इंटरेस्ट बेस्ड फॉरेन पॉलिसी को अफगानिस्तान में अडॉप्ट नहीं किया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप रशिया की बात करो, चाइना की बात करो, तो ठीक है इन्होंने यूएस के साथ कोऑर्डिनेट किया है अफगानिस्तान के अंदर, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इन्होंने डायरेक्टली तालिबान के साथ भी एंगेज किया है। इन्होंने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम किया है, और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी रही है हमने वो किया है जो अमेरिकन ने किया है। तो अमेरिकन ने बोला कि हाँ भाई हमीद करजाई की सरकार, तो हमने उसको सपोर्ट कर दिया। अमेरिकन ने बोला अशरफ गनी की सरकार, तो हमने उसको सपोर्ट कर लिया। हमने अपना दिमाग नहीं लगाया, हमने आंख बंद करके ये बोल दिया कि हाँ भाई तालिबान एक टेररिस्ट ग्रुप है, जो होगा अफगानिस्तान की सरकार के हिसाब से होगा। और अब अफगानिस्तान की सरकार है नहीं, तालिबान पूरा पूरा आके बैठा हुआ है। तो कुल मिला के हमने सब कुछ अमेरिका के हिसाब से किया, सब कुछ अफगानिस्तान की सरकार में इन्वेस्ट कर दिया, तालिबान के साथ बिल्कुल बातचीत करी नहीं, और उसका हर्जाना अब हमको भुगतना पड़ रहा है। $3 बिलियन के प्रोजेक्ट हमने जरूर इन्वेस्ट किए, और इन प्रोजेक्ट्स के चलते अफगानिस्तान के अंदर इंडिया के प्रति एक गुडविल है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वहां के पॉलिटिकल प्रोसेस में हमारा कुछ से है। वहां के पॉलिटिकल प्रोसेस में हम जीरो चल रहे हैं, ठीक है ना। और ये इस बात से प्रूव होता है कि जब ओवरऑल तालिबान पावर में आया तो हमको इमरजेंसी बेसिस पे अपने स्टाफ को इवैक्यूएट करना पड़ा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तालिबान से उस लेवल पे हमारी बातचीत नहीं हुई थी। थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी, बट वो इतनी इनफ नहीं थी कि हम अपनी एम्बेसी स्टाफ को प्रोटेक्ट कर पाएं। फिर जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, इस्लामिक स्टेट, खुरासन जैसे ग्रुप्स अलग एक्टिव है, वो काफ़ी हद तक एंटी इंडिया है, तो वो आप कह सकते हो अटैक वगैरह करा सकते हैं इंडिया के ऊपर। तो इन सब चीज़ों के चलते ये जो हमारा डिसीजन था कि हाँ भाई अफगानिस्तान के क्वागमायर से निकलो, ये डिसीजन गलत नहीं था। उसका रीजन यहाँ पे ये है कि भाई सीधी सीधी बात ये है कि हम कभी भी एश्योर नहीं कर सकते थे इस बात को कि हमारे डिप्लोमेटिक स्टाफ को कुछ नहीं किया जाएगा। कल की डेट में मान लो कुछ हो जाता तो तालिबान तो हाथ खड़े कर देता, अरे भाई हमें तो पता ही नहीं चला, अभी तो हम मतलब कुछ कर ही नहीं सकते, हमारा तो नेटवर्क ही स्ट्रांग नहीं है। ओवरऑल लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे ग्रुप्स पाकिस्तान से निकल के अफगानिस्तान में अपना बेस बना रहे हैं, ये तो आपको पता ही है।
और जब अमेरिका इस लेवल पे इन्वॉल्व हो रहा है तालिबान के साथ, तब तो काबुल ब्लास्ट हुए और 13 अमेरिकन मिलिट्री के लोग मर गए। तो इंडियंस वहां पे जिंदा रहेंगे इस बात की कोई मतलब गारंटी नहीं है। तो यहाँ पे इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, जिसमें बहुत ज़्यादा अमेरिका के साथ हम लोग अलाइन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्वाड के मैकेनिज्म पे हम लोग चल रहे हैं, इसने हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को अफेक्ट किया है। चाइना और रशिया की तरह हमने इंडिपेंडेंटली इंगेज नहीं किया अफगानिस्तान के अंदर, जिसके चलते ओवरऑल हमको यहाँ पे हर्जाना उठाना पड़ रहा है। हमारे जो लिंक्स हैं तालिबान के अंदर वो बहुत ज़्यादा कम है। हमारे अफगानिस्तान के लैंड पे जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। हम बहुत हद तक अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है अफगानिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने के लिए, और ये बहुत गलत किया है हमने। उसके चलते हमारा पैसा तो वेस्ट हुआ ही हुआ है, और आज के डेट में इंडिया की जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है वो ऑलमोस्ट खत्म सी हो गई है। अलग बात है कि तालिबान के साथ हम लोग बातचीत कर रहे हैं। जब भारत सरकार से पूछा गया कि आप क्या तालिबान के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो भारत सरकार ने सीधे सीधे मना नहीं किया है, ठीक है ना, बट सीधे सीधे हाँ भी नहीं बोला। मतलब कुल मिला के वी आर स्ट्रेटेजिकली एट अ, आप कह सकते हो, डिसएडवांटेज इन अफगानिस्तान। वो अलग बात है, आगे आने वाले समय हम लोग अपने एडवांटेज को ले आए, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो तो आगे आने वाले समय में पता चलेगा कि हमारे डिप्लोमेट्स और सरकार क्या डिसीजन लेती है। नेक्स्ट बात करते हैं फाइन लाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड इको कंजर्वेशन शुड गो हैंड इन इट। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, तो भैया हिमालयन रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जरूरत है, लेकिन उसके साथ बहुत सारे इन्वायरमेंटल और इकोलॉजिकल चैलेंजेस भी हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। उत्तराखंड की सरकार ने डेकेड्स से बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को प्लान कर रखा है उत्तराखंड में। उत्तराखंड की अंड्यूलेटिंग टोपोग्राफी है, तो यहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाना, डैम बनाना टोपोग्राफी के चलते काफ़ी आसान है, लेकिन उसके चलते बहुत सारा इरोजन होता है, बहुत सारा डिफॉरेस्टेशन होता है, तो ओवरऑल लैंडस्लिप, एवलांचेस जैसी चीज़ें बढ़ जाती हैं, जिसके लिए लाइफ्स और प्रॉपर्टी जाती हैं। तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे स्टेट्स में, हिमाचल प्रदेश में तो ऐसा लग रहा है थोक के भाव लैंडस्लाइड हो रही है, आए दिन टूरिस्ट की मौत होती है, आपने सुना ही होगा न्यूज़पेपर्स में। तो अब इसके चलते सीधी सीधी बात है कि जब हमारी जो हिमालयन इकोलॉजी है वो इतनी डिस्टर्ब्ड है, तो सीधा सीधा सवाल उठता है कि क्या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स को बनाना सही है, जब इतने इन्वायरमेंटल शॉक्स हैं यहाँ पे। जब केदारनाथ के फ्लड्स आए थे 2013 के, उस समय पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला था कि भाई अलकनंदा और भगीरथी रिवर बेसिन में जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनको रोको, और अभी के लिए उनका एक इन्वायरमेंटल रिव्यू करवाओ। ये देखो कि भाई क्या इन प्रोजेक्ट्स ने ओवरऑल हिमालयन जियोलॉजी को और रिवर के फ्लो को ब्लॉक करके इकोलॉजिकल डैमेज किया है, और अगर इन्होंने इकोलॉजिकल डैमेज नहीं किया, प्रॉपर रिव्यू को पता करने के बाद ही आप इन प्रोजेक्ट्स को कंटिन्यू करने की परमिशन दे सकते हो। प्लस पिछले कुछ सालों से हिमालयन इकोलॉजी में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए, इसको लेके काफ़ी बहस हो रही है। देखिए, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के साथ रिलेटेड है ये आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स। सबसे खास बात यह कि अगर किसी रिवर की हेल्थ को आपको मेंटेन करना है तो रिवर अनइम्पीडेड फ्लो करे, लेकिन पूरा का पूरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का लॉजिक ही है कि वो रिवर के रास्ते में बनता है। अब यहाँ पे दो व्यू पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। देखिए, एक कमिटी ऑफ एक्सपर्ट बनाई गई, उसने सुप्रीम कोर्ट को क्या राय दी कि भाई जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं हिमालयन इकोलॉजी में, खासकर अलकनंदा और भागीरथी के रिवर बेसिन में, इनको आप स्क्रैप कर दो। मतलब अलकनंदा और भागीरथी रिवर बेसिन में जितने भी आपके हिमालयन ये डैम्स हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं, इनको आप बंद करो, खत्म करो। ओके, अब यहाँ पे ओवरऑल सरकार के सामने एक प्रॉब्लम है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर डिवीजन है, जैसे कि अगर आप वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री की बात करो, वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री मैनेज करता है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को। ये साफ साफ बोल रहे हैं कि भैया ये जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं इनको बंद करिए, ये हिमालयन इकोलॉजी को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं, कल की डेट में फिर से कोई बवाल आ जाएगा, लोग मरेंगे। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मिनिस्ट्री ऑफ पावर ये बोल रही है कि नहीं भाई, इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स चलने चाहिए, हम इनको बंद नहीं कर सकते, ऑलरेडी इसमें बहुत सारा पैसा लग चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो चुका है, पैसों का तो नुकसान होगा ही होगा, स्टेट के लोगों को सही समय पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं मिल पाएगी, इरिगेशन सप्लाईज कम हो जाएगी, तो इस प्रकार के लॉजिक दिए जा रहे हैं डैम्स को चलाने के लिए। तो एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट बोल रहा है कि भाई डैम बंद करो, ये सही नहीं है। एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट बोल रहा है कि नहीं भाई डैम चलाते रहो, ये सही है, अगर आप बंद करोगे तो बहुत सारे पैसे मगरों का नुकसान हो जाएगा। और जो सबसे लेटेस्ट चेतावनी हमको मिली है वो हमको मिली फरवरी 2021 में। एक एवलांच आया था चमोली में, जिसके चलते पूरे के पूरे 2 पावर प्रोजेक्ट्स डैमेज हो गए। ये 2 पावर प्रोजेक्ट्स कौन से थे, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैंने कई बार एडिटोरियल्स में इनका नाम आपको बताया। 200 लोगों की यहाँ पे मृत्यु हो गई। तो इसके चलते अब यहाँ पे एक बड़ा, आप कह सकते हो कि सवाल आके केंद्र सरकार के सामने खड़ा हो गया। अब केंद्र सरकार को समझ में ना आया कि करें क्या। एक ग्रुप बोल रहा है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बंद करो,
एक बुक बोल रहा है कि हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट चलाओ, तो केंद्र सरकार ने अभी के लिए एक मिडिल रास्ता निकाला। इन्होंने बोला कि भाई वो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स जिनमें 50% काम पूरा हो चुका है उनको पूरा बनने दो, क्योंकि जिनमें 50% काम पूरा हो चुका है अगर आप उनको बंद करते हो तो बहुत ज्यादा पैसों का नुकसान होगा, ठीक है ना। ओवरऑल जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उस पर्टिकुलर स्टेट का, बिजली वगैरह की कमी पड़ सकती है उस पर्टिकुलर स्टेट में, इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। तो लेटेस्ट बेसिस पे सरकारी स्टैंस ये है कि वो प्रोजेक्ट्स जो 50% कंप्लीट हो चुके हैं उनको पूरा बन जाने दो, हम नए प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल नहीं देंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये सरकारी स्टांस कितने लंबे समय तक सरकार लागू रखेगी, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। क्योंकि देखिए सरकार का भी लॉजिक है कि भाई ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट करो, और ये जो डैम्स होते हैं, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेवलपमेंट। और उत्तराखंड में भी प्रॉब्लम है भाई रिलेबल पावर सप्लाई की, इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो अगर आप डैम वगैरह बनाना बंद कर दोगे तो प्रॉब्लम है भाई, आपका उत्तराखंड में बिजली वगैरह की कमी पड़ सकती है, ठीक है। और हमारा तो टारगेट भी है कि आगे आने वाले समय में हम लोग कोल बेस्ड पावर पे थोड़ा कम डिपेंडेंट हो। प्लस साफ साफ खास बात यहाँ पे ये है कि रेजिडेंट्स ऑफ द रीजन की आपकी सिक्योरिटी को भी देखना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ भी सिंक्रोनाइज करना है। तो प्रॉब्लम काफी ज्यादा है, और हो सकता है कि आगे आने वाले समय में सरकार ने अभी के लिए जो पॉलिसी स्टैंस लिया है कि जो डैम 50% कंप्लीट हो चुके हैं उनको पूरा बनाएंगे, बाकी नए नए शुरू कर देंगे, ये लॉन्ग टर्म में सरकार कितने दिन इसके ऊपर टिकने वाला है ये भी अपने आप में बात है। तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में अगर कोई लंबे समय तक कोई भी इंसिडेंट नहीं होता है यहाँ पे वेदर से रिलेटेड एडवर्स, तो सरकार इस स्टैंस को छोड़ दे और हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स बनाने लगे, कुछ कह नहीं सकते। अभी के लिए सरकारी पॉलिसी स्टैंस ये निकल के आ रहा है कि वो प्रोजेक्ट्स जो 50% कंप्लीट हो चुके हैं उनको पूरा कंप्लीट करो, नए प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे। लेकिन ये प्रोजेक्ट, ये पॉलिसी स्टैंस कितने दिन तक रहेगा इस पे ऑथर को डाउट है। और आज के अपने आखिरी आर्टिकल पे चलते हैं। रेप एंड इनसेंसिटिविटी, वुमेन सिक्योरिटी मस्ट नॉट बी प्रेडिकेटेड ऑन रेस्ट्रिक्शंस ऑफ देयर राइट्स एंड फ्रीडम्स। देखिए ओवरऑल रेप के इंस्टेंसेस बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट होते हैं, पर ये बंद नहीं हो रहे हैं। 24 अगस्त को चामुंडी हिल्स मैसूरू में एक एमबीए स्टूडेंट का गैंग रेप हो गया। कुछ 4 मैन और जुवेनाइल को अरेस्ट किया गया। पहले इस लड़की को लूटने गए, इसके पास जब पैसे नहीं मिला तो इसके साथ जो लड़का था उसको काफी मारा, इसको रेप किया, उसको असॉल्ट किया। कुछ लगभग 1 महीने पहले एक माइनर दलित गर्ल का रेप हुआ था और उसको दिल्ली में बहुत जल्दी क्रिमेट कर दिया गया, ये न्यूज आपने सुनी ही होगी। जुलाई में 2 माइनर गर्ल्स का रेप हुआ था गोवा में। तो इतने स्ट्रिंजेंट लॉज होने के बाद भी, 2012 के निर्भया केस के आने के बाद भी, तेजी से मतलब फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में रेप के केसेस को चलाने के बाद भी, उसके बाद भी देख रहे हैं कि हर 16 मिनट में इंडिया में एक रेप हो रहा है, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिकॉर्ड्स अवेलेबल विद नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। तो सबसे खास बात यह है कि जब रेप जैसी चीजें होती हैं तो सेक्सिस्ट, मिसोजिनिस्ट और सर्वाइवर ब्लेमिंग रिमार्क्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं। मतलब वुमेन के जो अगेंस्ट ये हीनस क्राइम है ना, इसको जस्टिफाई किया जाता है इस बात पे कि भाई देखो वुमेन का जो बिहेवियर वो सही नहीं है। तो ये जो वीमेंस है ये कटी फटी जीन्स पहनती हैं, बहुत देर तक बाहर घूमती हैं रात को, तो ये रीजन है इनके रेप होने का। तो ये हमारी सोसाइटी की एक दकियानूसी सोच है जिसके चलते आप लड़कियों के ऊपर ही इल्जाम लगाते हो और जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनको कुछ नहीं बोलते हो। तो ये बोला जाता है कि अगर लड़कियां कंजर्वेटिव नॉर्म्स को फॉलो करती हैं, ट्रेडिशनल अटायर पहनती हैं, साड़ी सूट जैसी चीजें पहनती हैं, पार्टी नहीं जाती हैं, सूरज ढलने से पहले घर में वापस आ जाती है, तो उनको कुछ भी नहीं होगा। और जब किसी लड़की के साथ ऐसा हो जाता है तो उसके माँ बाप के ऊपर भी इल्जाम लगाया जाता है कि भाई इन्होंने इनको इंडियन वैल्यूज नहीं सुनाई है। और सबसे खास बात यह है कि जो उल्लू फुल्लू टाइप के लोग होते हैं जिन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं किया, लूजर टाइप के लोग हैं, इस प्रकार के स्टेटमेंट मारे तो समझ में आता है कि चलो भाई उनकी जिंदगी में कुछ भी नहीं है, ये फालतू टाइप के लोग हैं, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन जब मिनिस्टर्स बोलने लगते हैं ऐसा, जैसे मैसूरू रेप के बाद कर्नाटका के होम मिनिस्टर अरागा जनेंद्र ने जोक कर दिया और ओवरऑल बोल दिया कि भाई इस रेप के इशू को कांग्रेस पॉलिटिसाइज कर रहा है। तब और गरियाने लगे लोग कि भैया एक कोई फालतू का आदमी ऐसी बात बोले तो समझ में भी आता है, यहाँ तो मिनिस्टर ही इस बात को जस्टिफाई कर रहा है। और हमने अक्सर कर देखा है कि जब रेप जैसी चीजें होती तो बड़े बड़े लोग ये लड़कियों के ऊपर इल्जाम लगाने लगते हैं कि ये ठीक तरीके से कपड़े नहीं पहनती हैं, ठीक है ना, ये रात में देर तक घूमती हैं, पार्टियां करती हैं, इसके लिए रेप करते हैं। ऐसी कई बार बातें हमने बड़े बड़े लोगों के मुंह से भी सुनी है। हालांकि ओवरऑल चीफ मिनिस्टर में डैमेज कंट्रोल हुआ जब बसवराज बोमई जो कि उनके चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने यहाँ पे स्टेप इन किया। कुल मिला के यहाँ पे एक और प्रॉब्लम हुई, जो मैसूर यूनिवर्सिटी है उसने भी एक बहुत रिग्रेसिव डिसीजन लिया। मैसूर यूनिवर्सिटी ने क्या बोला कि इसके अंदर एक कॉलेज है मना सगन गोत्री कैंपस, यहाँ पे लड़कियों की एग्जिट 6:30 बजे के बाद बैन हो गई। मतलब अब इस कैंपस से लड़कियां शाम को 6:30 बजे के बाद बाहर ही नहीं निकल सकती। काफी बवाल मच गया, चिल्लाना विल्लाना शुरू किया, तो मैसूर यूनिवर्सिटी ने सर्कुलर को वापस ले लिया।
मतलब रेप जैसी चीज होती तो सोसाइटी के दकियानूसी माइंडसेट को बदलने के बजाय ओवरऑल यहाँ पे इस बात को बोला जाता है कि लड़कियों को अपने चाल चलन को बदलना चाहिए, जो कि बिल्कुल ही एक रेग्रेसिव माइंडसेट दिखाता है हमारी सोसाइटी का। हर चीज आप उस पर्टिकुलर विक्टिम लड़की के ऊपर ही लगा रहे हो जिसका रेप हुआ है। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है पैटर्नलिस्टिक माइंडसेट और मिसोजिनिस्टिक एटीट्यूड्स ऑफ अवर इंडियन सोसाइटी। और इस बात को तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है। अपर्णा भट्ट एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला कि हमारी सोसाइटी में एक पैटर्नलिस्टिक एटीट्यूड इंट्रेंच्ड है, मिसोजिनिस्टिक एटीट्यूड इंट्रेंच्ड है, और कहीं ना कहीं ये जुडिशियल ऑर्डर और जजमेंट में भी दिखाई पड़ता है, और इस पर्टिकुलर अप्रोच को रोकने की जरूरत है। अब रिसेंट कौन से जुडिशियल ऑर्डर है जहां पे इस प्रकार का एटीट्यूड दिख रहा है? तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट और केरला हाईकोर्ट ने रिसेंटली एक जजमेंट दिया। उसमें यह बोला कि कोई एक मैन अगर अपनी वाइफ के अगेंस्ट फोर्स से कुछ करता है तो उसको रेप नहीं बोला जाएगा। मतलब मैरिटल रेप जैसी कोई चीज है ही नहीं। इस चीज को यहां पे बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट और केरला हाईकोर्ट। मतलब कि अगर एक मैन अपनी वाइफ के अगेंस्ट फोर्स दिखाता है तो उसको आप रेप नहीं बोल सकते। मैरिटल रेप वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया। अब अगर आप नियम कानून के हिसाब देखो, इंडियन पीनल कोड के हिसाब से देखोगे तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट और केरला हाईकोर्ट गलत है। लेकिन इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हमारे इंडियन पीनल कोड में गलती है। मतलब मैरिटल रेप वाला जो कंसेप्ट है अगर वेस्टर्न कंट्रीज में एग्जिस्ट होना चाहिए तो इंडिया में भी एग्जिस्ट होना चाहिए। बट छत्तीसगढ़ और केरला हाईकोर्ट ने बोल दिया नहीं भाई, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है इंडिया में, क्योंकि इन्होंने डेसिफर किया किसके बेसिस पे? इंडियन पीनल कोड के बेसिस पे। और यहाँ पे ऑथर बोल रहा है इंडियन पीनल कोड ही गलत है। तो अगर आप वुमेन के रिस्पेक्ट से रिग्रेसिव डिसीजंस की बात करिए तो आप छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट और केरला हाईकोर्ट वाले इस स्टैंस को लिख सकते हो मैरिटल रेप के इंस्टेंस में। फिर रिसेंटली जून में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने क्या बोला? एक कपल जो कि लिव इन रिलेशनशिप में था उसको गरिया दिया कि तुम लोग अपने इस इमोरल एक्टिविटीज के लिए हमसे प्रोटेक्शन मांग रहे हो, हम तुमको प्रोटेक्शन नहीं देंगे। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था अगर आपको याद हो। बाद में इसी पर्टिकुलर कपल को सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस प्रोटेक्शन दी। तो कुल मिला के यहाँ पे हमारी जुडिशरी के अंदर भी पैटर्नलिस्टिक माइंडसेट को दिखाया जा रहा है। और रेप जैसी चीजों को हमको रोकना है तो ओवरऑल हमें अपनी सोसाइटी के माइंडसेट को रिफॉर्म करना पड़ेगा, पैट्रियार्चल माइंडसेट्स को हटाना पड़ेगा, सोशल इसको खत्म करना पड़ेगा। वुमेन की फ्रीडम को रोक के सोसाइटी को और कंजर्वेटिव बना के आप वुमेन की प्रोटेक्शन इंश्योर नहीं कर सकते। वुमेन की प्रोटेक्शन इंश्योर करने के लिए आपको अपने सोशल मेकअप को और ओवरऑल ये जो पैट्रियार्चल माइंडसेट है इसको रिफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये था आज का एडिटोरियल डिस्कशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। आप अपनी व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए। गुड बाय।